नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस ने बुलाई महासचिव और राज्य प्रभारियों की बैठक। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बनाई जाएगी रणनीति। 17 से 23 अगस्त तक देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का ऐलान, 2024 के लिए नीतीश कुमार नहीं होंगे पीएम उम्मीदवार। बीजेपी के खिलाफ निजी स्वार्थ छोड़कर विपक्ष को होना चाहिए एकजुट। श्रीकांत त्यागी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नोएडा पुलिस कमिश्नर पर मानहानि का केस। कहा, बिना जांच के मीडिया के जरिए किया गया बदनाम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा, चीन के साथ अभी भी ठीक नहीं हुए हैं भारत के संबंध। चीन ने शांति भंग की तो दोनों देशों पर दिखेगा इसका असर। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है बिहार की सियासत में हुए बदलाव से। बीजेपी के हाथ से अचानक बिहार चला गया। पार्टी इस झटके से अभी तक उबर नहीं पाई है, तो महागठबंधन ने एनडीए को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। तो आखिर क्या है विपक्ष की रणनीति, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी शांति होती नहीं दिख रही है और अब शिवसेना को कमजोर करने वाले शिंदे गुट में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। इसके अलावा जानेंगे कि कैसे विपक्ष के दबाव में आया आरएसएस। साथ ही बात करेंगे बीजेपी को लगातार लग रहे झटकों की और जानेंगे कि कैसे गुजरात में मजबूत होगी कांग्रेस। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, बिहार में सत्ता पलट हो गया और इसी के साथ 2024 की तैयारी शुरू हो गई। अब विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी की जड़ें कमजोर करने में लग गया है। साथ ही उन मुद्दों पर फोकस कर रहा है जिससे बीजेपी दूर भागती है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 की राह बेहद कठिन नजर आ रही है। आखिर क्या है विपक्ष का प्लान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए को एक और झटका लगता दिख रहा है और इस बार मुश्किल में एलजेपी का पशुपति पारस गुट दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि एनडीए के 3 सांसद महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर, आरजेडी में तो वैशाली से सांसद वीणा देवी और नवादा से चंदन सिंह जेडीयू में शामिल होने की तैयारी में है। एलजेपी पहले भी एक बार टूट चुकी है। फिलहाल पशुपति पारस के साथ 5 सांसद हैं, जिनमें से 3 बागी होते दिख रहे हैं। महागठबंधन एनडीए को तो कमजोर कर ही रहा है, साथ ही खुद को मजबूत बनाने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। नई सरकार में वाम दलों को भी शामिल करने की कोशिश तेज हो गई है। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात की है। तेजस्वी सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल को सरकार में शामिल कराने पर जोर दे रहे हैं, जिससे गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट दिखाई दे। इसके साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए मंडल की राजनीति को आगे करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बिहार में जातिगत जनगणना को तेज किया जाएगा। इसके सर्वे का काम 45 दिन में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसके सहारे पिछड़े वर्ग को लामबंद करने की कोशिश तेज हो गई है। बिहार में मंडल की राजनीति 1990 में शुरू हुई थी, जब केंद्र की जनता दल सरकार ने देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी। इसके बाद बिहार की राजनीति में उच्च जातियों की पकड़ कमजोर पड़ गई और पिछड़ा वर्ग राजनीति में मजबूत होकर सामने आया। इसी का असर है कि 1990 के बाद बिहार में फिर उच्च जाति का कोई व्यक्ति सीएम नहीं बन पाया। 2006 में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर उन्हें अपने पाले में किया था। ऐसे में अब एक बार फिर महागठबंधन मंडल की राजनीति से बीजेपी को मात देने में जुट गया है। ऐसे में साफ है कि बिहार में बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तेजस्वी ने वाम दलों को भी सरकार में शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब बिहार में सरकार जाने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई, तो उधर महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी बीजेपी और शिंदे गुट की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और अब खतरे के बादल शिंदे गुट पर मंडरा रहे हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने के बाद भले ही शिंदे गुट और बीजेपी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उद्धव गुट से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे शिंदे अब खुद अपने गुट को संभालने में लग गए हैं, क्योंकि शिंदे गुट में दरार पड़ती नजर आ रही है और इस बात के संकेत मिले हैं शिंदे गुट के एक विधायक के ट्वीट से। दरअसल औरंगाबाद से 3 बार के विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे की तारीफ में ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का कुटुंब प्रमुख
प्रमुख बताया। हालांकि ट्वीट करने के 10 मिनट बाद ही शिरसाट ने इसे डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए इस ट्वीट को तकनीकी खराबी बता दिया। लेकिन अब उनके इस ट्वीट को शिंदे से उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंत्री न बनाए जाने पर शिरसाट नाराज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के कारण मंत्रिमंडल में उन्हें भी लिए जाने की चर्चा थी। मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी स्वाभाविक है। मैं 38 साल से राजनीति में हूं और मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए था। यानी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही मंत्री न बनाए जाने से नाराज हुए विधायक अपनी नाराजगी जता रहे हैं और ये बीजेपी और शिंदे गुट के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जहां एक तरफ शिंदे गुट अब शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और मामला चुनाव आयोग में है। ऐसे में अगर शिंदे गुट में शुरू हुई अनबन बड़ा रूप लेती है तो शिंदे का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों में उद्धव के लिए सम्मान भरपूर है और ये कई बार देखने को मिला भी है, जो शिंदे गुट के लिए मुसीबत बन सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन विवाद अभी भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक विभाग के बंटवारे को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी में खींचतान जारी है। सबसे अधिक आलोचना मंत्रिपरिषद में किसी भी महिला को शामिल न किए जाने को लेकर भी हो रही है। ऐसे में अब इस कलह को खत्म करने के लिए क्या करेंगे शिंदे, ये देखना होगा। शिंदे गुट में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। जाहिर है सरकार पर दबाव बढ़ेगा। बगावत के सुर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गूंज रहे हैं, लेकिन ये बगावत मोदी सरकार से नहीं है बल्कि देश के संविधान से है। देश का संविधान ही बदलने की बात हो रही है, तो कौन दे रहा है देश के संविधान को चुनौती और क्या है इसका बीजेपी से कनेक्शन? देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा पहुंचाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कथित साधु संतों की टोली तिरंगे का अपमान कर रही है। वो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने को ही तैयार नहीं है। तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात हो रही है। सिर्फ राष्ट्र ध्वज ही नहीं बल्कि संविधान बदलने का दावा भी किया जा रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। वाराणसी में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने दावा किया है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 750 पेज के संविधान में से 32 पेज तैयार कर लिए गए हैं। प्रयागराज में 2023 में माघ मेले के दौरान आयोजित होने वाली धर्म संसद में आधे संविधान को पेश किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की जगह काशी को बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान के मसौदे में मुस्लिम और ईसाइयों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। न्याय प्रणाली त्रेता और द्वापर युग पर आधारित होगी। ब्रिटिश काल के नियमों को समाप्त किया जाएगा और सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। आधुनिक विज्ञान की जगह आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष जैसे विषयों की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। साफ है कि धर्म संसद के नाम पर एक दल के शासन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सवाल योगी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाई जाएगी। वैसे अभी इसमें करीब 6 महीने का समय है। इससे पहले हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद को लेकर काफी विवाद हुआ था। उस सम्मेलन में शामिल यति नरसिम्हानंद गिरी और वसीम रिजवी सहित कई कथित संतों ने मुसलमानों के खिलाफ बेहद भड़काऊ भाषण दिए थे। इस मामले में पुलिस ने गिरी और रिजवी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन यति नरसिम्हानंद को जल्द ही जमानत भी मिल गई थी और जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर कई आपत्तिजनक बयान दिए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। धर्म संसद के खिलाफ पूर्व सैनिक अधिकारियों सहित 100 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने धर्म संसद का आयोजन रद्द कर दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी सरकार भी धर्म संसद के नाम पर देश में सांप्रदायिक विभाजन कराने की कोशिश करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र के संविधान पर चर्चा होगी, राष्ट्र ध्वज बदला जाएगा तथा कथित साधु संत तिरंगे को हटाने की बात कह रहे हैं। लेकिन तिरंगे की ताकत का एहसास मोदी सरकार से लेकर आरएसएस तक को हो रहा है, तभी तो संघ को अपनी सोशल मीडिया के डीपी को बदलना पड़ा है। पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील की थी और हर घर तिरंगा की मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी डीपी पर पूर्व पीएम नेहरू की हाथ में तिरंगा लिए वाली तस्वीर लगाई और सरकार को जवाब दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार को आरएसएस को लेकर भी घेरा था कि क्या आरएसएस पीएम की अपील सुनेगा। ऐसे में खुद को घिरता देख सरकार और आरएसएस ने बड़ा कदम उठाया है और एक वीडियो भी पोस्ट किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीरों पर अपने पारंपरिक भगवा झंडे के स्थान पर तिरंगे का चित्र लगा दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राष्ट्र ध्वज की प्रति संघ के रुख को लेकर उसकी आलोचना करते रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संघ पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या नागपुर में अपने मुख्यालय पर 52 साल तक
तक राष्ट्र ध्वज नहीं फहराने वाला संगठन अपने सोशल मीडिया खातों की प्रोफाइल तस्वीर पर तिरंगा लगाने के प्रधानमंत्री के आग्रह को मानेगा। जिसके बाद जब विपक्ष के आरोपों से सरकार घिरी तो उसने आरएसएस पर भी दबाव बनाया, जिसके बाद आरएसएस को ये कदम उठाना पड़ा। अब आरएसएस के इस कदम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय विपक्ष कितना मजबूत है और बीजेपी कितनी डरी हुई है। और विपक्ष की बढ़ती मजबूती को देखकर बीजेपी को अपने कई फैसलों को भी बदलना पड़ रहा है, जो आगामी चुनावों के लिए विपक्ष को लेकर एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। आरएसएस ने अपनी डीपी बदलकर संकेत दे दिए कि बीजेपी और आरएसएस विपक्ष से किस कदर डरे हुए हैं, और ये डर है विपक्ष की मजबूती का। और विपक्ष दिनों दिन मजबूत हो रहा है। खास तौर पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक होती दिखाई दे रही है और अब उसने बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में ही घेरने की तैयारी कर ली है। जी हां, गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को मात देने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए रिपोर्ट। गुजरात की सत्ता पर भले ही बीजेपी 2 दशक से ज्यादा समय से काबिज हो, लेकिन अब धीरे धीरे उसका तिलिस्म खत्म होता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को 99 के फेरे में फंसा दिया था। वहीं अब इस बार फिर कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब गठबंधन कर खुद को मजबूती देने की कोशिश में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि 182 सीटों वाली विधानसभा में 92+ सीटों से जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि एक बार जब कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ शामिल हो जाएगी तो उसका बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा। 1 या 2 अन्य दल मैदान में हो सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति केवल दिखावा होगी या कुछ सीटों पर होगी। त्रिकोणीय या चौतरफा मुकाबले की कोई संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि 2017 और 2022 के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस बार राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी से लोग काफी नाराज हैं। महंगाई, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को न केवल उठाएगी बल्कि समाधान भी निकालेगी। सोलंकी ने बताया कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और लोगों की आय में वृद्धि देखने की योजना बनाएगा। साथ ही व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कराधान का पुनर्गठन करना होगा। इससे कांग्रेस को मतदाताओं तक पहुंचने और लोगों का दिल जीतने और राज्य में सत्ता हासिल करने में मदद मिलेगी। अब कांग्रेस ने बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन से दल उसके साथ आते हैं। गुजरात में कांग्रेस छोटे दलों के साथ गठबंधन करती है तो पार्टी और मजबूत होगी और पिछले चुनाव में जो थोड़ा सा अंतर रह गया था उसे भी खत्म कर सकती है, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा, जिससे बीजेपी परेशान है। वैसे परेशान तो किसान करने वाले हैं, वो भी सरकार को, क्योंकि लखीमपुर में जान गंवाने वाले किसानों को अभी तक न्याय नहीं मिला। ऐसे में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और अब किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। क्या है ऐलान, देखिए रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारी में है किसान संगठन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे किसान। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लखीमपुर खीरी में 75 घंटे तक किसान संगठन देंगे धरना। जी हां, किसानों ने अब अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी के लिए आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में जिन किसानों की जान गई उनके परिजनों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। हमारी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 18 अगस्त से लखीमपुर में डीएम ऑफिस के सामने किसानों का धरना शुरू होगा। हमारा धरना 20 अगस्त तक चलेगा। टिकैत ने कहा कि एक और पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और हमें किसानों के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। जिन लोगों ने किसानों की जान ली उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा बेकसूर किसानों को जेल में बंद कर दिया गया। किसानों का ये गुस्सा 3 अक्टूबर 2021 की घटना को लेकर है, जब लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान आशीष मिश्रा की गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई थी, जिससे 4 किसानों की जान चली गई थी। इस मामले में यूपी एसआईटी 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को ही मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन एसआईटी ने अजय मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी को लगते झटकों की। आज देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ही सत्ता में है, कहीं अकेले के दम पर तो कहीं सहयोगी दलों के साथ। लेकिन अब हाल ही में बीजेपी को बिहार में सहयोगी दल ने करारा झटका दिया है और बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, बल्कि अब धीरे धीरे बीजेपी कमजोर हो रही है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने भले ही कई राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, केंद्र पर राज कर रही हो, लेकिन अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और इसके संकेत मिले हैं बिहार में हुए सत्ता पलट से। भारतीय जनता
पार्टी ने कुछ राज्यों में सत्ता हासिल की तो कुछ में जोड़ तोड़ करके सत्ता हथिया ली। लेकिन अब बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। पहले झारखंड और फिर बिहार ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया। इसके अलावा देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने के साथ ही उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। दरअसल एनडीए के तमाम क्षेत्रीय सहयोगी दल भाजपा के वर्चस्व को नहीं पचा पा रहे हैं। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले 21 पार्टियां चुनाव मैदान में थी। उनमें से लगभग आधा दर्जन उससे दूर हो चुकी हैं। सबसे मजबूत और बड़े माने जाने वाले दलों का बाहर जाना अहम है। इसमें जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना शामिल है। केंद्र व राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद उसके विभिन्न घटक अब दूर हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी की बढ़ती ताकत और एनडीए में उसके वर्चस्व को देखते हुए क्षेत्रीय दलों की दिक्कतें बढ़ी हैं। क्षेत्रीय दलों को बीजेपी का वर्चस्व भी नहीं भा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके वर्चस्व वाले राज्यों में भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उसका रिश्ता टूटा था। हाल में जेडीयू ने भी उससे नाता तोड़ लिया। पंजाब में भी भाजपा का पुराना सहयोगी शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन के चलते उससे दूर हो गया था। बीजेपी की एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी विभाजित हो चुकी है। अन्ना द्रमुक भी बढ़ चुकी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद असम का बोडो पीपुल्स फ्रंट, पश्चिम बंगाल का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, तमिलनाडु के डीएमके और गोवा की गोवा फॉरवर्ड पार्टी उससे दूर हो गए हैं। और बची कुची कसर पूरी कर दी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। जिसके बाद से बीजेपी के सहयोगी दल सचेत हो गए हैं और बीजेपी से दूरी का मन बना चुके हैं और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।